अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ह्यूमन जिक्र करने वाले हैं कि ह्यूमन के अंदर गैसेस किस तरह से दाखिल हो रही हैं। तो लिखा हुआ है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ द वन ऑफ द वाइटल प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, रेस्पायरेशन के अंदर जो गैसेस की एक्सचेंज है वो ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पायरेशन का मतलब होता है फूड का टूटना और एनर्जी का हासिल होना। ये नहीं हो सकता अगर हमारे पास गैसेस ना आए। तो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ऑल लिविंग क्रीचर्स इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। तमाम जानदारों में गैसेस का आना जो है एक तरतीब से जो है बनाया हुआ प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द सोर्सेज दैट ट्रांसपोर्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज इन द एल्यूलर मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो मेन चीज़ें हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारी बॉडी में ब्लड के ज़रिए से जो है वो फैलते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में फैल रहा होता है, चल रहा होता है, तो ब्लड की मूवमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव कर रहे होते हैं। और ये दोनों की अदला बदली एल्यूविलाई की मेम्ब्रेन में होती है। यानी कि एल्यूविलाई की मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड में आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो एल्यूविलाई में आ जाएगी। अब ये ज़हन में रखिएगा, डिफ्यूजन का मतलब है जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से कम में आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एल्यूविलाई में होगी, वहाँ से ब्लड में चली जाएगी। इसी तरह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो एल्यूविलाई में चली जाएगी। तो इसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर आगे हम जिक्र करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो लिखा हुआ है द इनहेल्ड एयर इनटू द लंग्स एयर पैसेज हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन विच प्रोड्यूस द कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जब हम सांस लेते हैं लंग्स के अंदर, तो एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो एक डिफरेंस बन जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर ऑक्सीजन का, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। तो लिखा हुआ है सो ऑक्सीजन रशेज इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑन द एल्यूविलाई। एल्यूविलाई के साथ जुड़ी होती है ब्लड की कैपिलरीज, जो सबसे छोटी वेसल्स हैं, तो ऑक्सीजन उनमें शामिल हो जाएगा। नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द ब्राइट रेड कलर। तो क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन आ चुकी है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो जो है तेज़ रेड कलर का हो जाएगा। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स, और फिर ये हमारी बॉडी सेल्स में चला जाएगा। अराउंड 97% ऑक्सीजन इज dispersed by red blood cells and remaining 3% oxygen gets dissolved in transported through the plasma। तो 97% जो ऑक्सीजन है उसे लेकर जाते हैं ब्लड सेल्स, और 3% जो ऑक्सीजन होगी उसे जो है वो ब्लड प्लाज्मा जो है वो लेकर जाएगा। आगे इसी की वजह लिखी हुई है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच टू हेमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर्म कंपाउंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये 97% जो ऑक्सीजन है ये ब्लड सेल के साथ जा रही है, और ब्लड सेल के साथ जाने की वजह ये है कि वहाँ पर हेमोग्लोबिन मौजूद है। ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके जो मॉलिक्यूल बनाती है उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें हेमोग्लोबिन है, इस हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे। तो आगे लिखा हुआ है ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिलीवर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल बॉडी सेल्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को तमाम बॉडी के सेल्स में लेकर जाएगा ताकि रेस्पिरेशन हो सके, यानी कि फुट तोड़ा जा सके। एट लेवल ऑफ सेल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिटैच फ्रॉम द हेमोग्लोबिन एंड डिफ्यूज इनटू द सेल। तो जब सेल्स में ऑक्सीजन जाएगी तो हेमोग्लोबिन से जुदा हो जाएगी और सेल का हिस्सा बन जाएगी। द डिफ्यूज ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। और जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलेगी तो उसे तोड़ देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, और ये प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन का। द बॉडी यूटिलाइजेज द एनर्जी वाइल टिश्यू डिफ्यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी इस एनर्जी को यूज़ कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से चला जाएगा। अब हम जिक्र करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा। तो लिखा हुआ है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज आउट फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड एज अ बाई प्रोडक्ट। क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो टिश्यूज़ में से ब्लड में चला जाएगा। नाउ ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एंड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स एंड रिटर्न टू द लंग्स। और क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे, जो तमाम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में से जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और लंग्स के पास पहुँचाया जाएगा। याद रखिएगा, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ये पहले हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट डिसाइड करेगी उसे कहाँ भेजना है। आगे लिखा हुआ है द कलर ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड इज डार्क मैरून। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड था, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर डार्क मैरून होता है। देर आर 3 ways to transport कार्बन डाइऑक्साइड into the blood stream। 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को आगे भेजा जा सकता है।
ये 3 तरीके का कौन से हैं तो उसके बारे में जिक्र करें। एज बाइकार्बोनेट, एज कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, एज डिजोल्व गैस। तो ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट के बारे में। तो लिखा हुआ है अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज प्लाज्मा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा में चली जाती है और वहाँ एक जो है एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। समझ लिए कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के प्लाज्मा में आ चुकी है, वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है। अब उस एंजाइम का काम क्या होगा लिखा हुआ है, दिस एंजाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी एंजाइम की मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा कार्बोनिक एसिड। लेटर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। जब ये जैसे आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला तो बना हमारे पास कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है फिर H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और बाइकार्बोनेट के आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन विद सोडियम एंड पोटेशियम आयन टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट रेस्पेक्टिवली। तो ये जो बाइकार्बोनेट का आयन था ये सोडियम के साथ जुड़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पर यही हो सकता है कि ये बाइकार्बोनेट का आयन जो है दोबारा से कार्बोनिक एसिड में बनेगा और फिर दोबारा से कार्बोनिक एसिड वापस टूट जाएगा इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ब्लड सेल्स इसे लेकर जाएंगे एल्यूविलाई के पास, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि कार्बोनिक एसिड दोबारा से बने और दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बने और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए। उसके अलावा मजीद बात करें तो लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 20% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल टू फॉर्म कार्बन अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो जो है 20% कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और कंपाउंड बनाती है जिसे कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो हेमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता बल्कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन हो जाता है। तो मज़ीद लिखा हुआ है दिस कंपाउंड इज डिसोसिएटेड into carbon dioxide and hemoglobin and carbon dioxide move into alveoli which is later brought in the lungs where its concentration is lower but partial pressure of oxygen is high in alveoli, so dissociated carbon dioxide is exhaled। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो बना हमारे पास कंपाउंड जिसका नाम है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये एल्वेलाई के पास पहुंचेगा। अब एल्वेलाई के पास इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि हेमोग्लोबिन इसको लेकर आ रहा हो, तो हेमोग्लोबिन इसे जो है एल्वेलाई के पास पहुंचाएगा। एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन की वजह से ये भी जो है बाहर चला जाएगा। The remaining 10% of the carbon dioxide dissolved in the plasma water of blood and then transported to the lungs। जो 10% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के प्लाज्मा में रहेगा, ब्लड के फ्लूइड में रहेगा, रेड ब्लड सेल का हिस्सा नहीं बनेगा और फिर वो लंग्स में पहुंचाया जाएगा। अब ये हो सकता है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था वो कार्बोनिक एसिड बन जाए, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए जो कि ब्लड प्लाज्मा में नहीं होता। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बनेगा अभी प्लाज्मा के अंदर तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की गैर मौजूदगी में भी कार्बोनिक एसिड जो है वो बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जो है जिक्र किया कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पिगमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।